सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर देखिए। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी हित करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम हैं जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है। उसके निराश मन को ढांढस बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला है, क्योंकि अगर उसे धोखा मिला है तो उसको लोगों ने उसकी अकारण मदद भी की है, इसीलिए वो जीवन के प्रति निराश नहीं है। तो उसके उदाहरण क्या बताता है? टिकट बाबू द्वारा पैसे लेखक को लौटाना और बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो हमें विश्वास दिलाती हैं कि समाज में अभी भी मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप कब ले लेता है? तो इसका उत्तर देखिए। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब लोग किसी के आचरण के केवल गलत पक्ष को ही उद्घाटित करते हुए उसमें रस लेते हैं, यानी कि उसमें उसके केवल दोषों को बताते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं। क्यों बताते हैं? वो किसी की बदनामी करने के लिए, या आपसी दुश्मनी हो, बदले की भावना रखते हो, तब वे ऐसे दोषों का पर्दाफाश करते हैं। इसीलिए ऐसी सोच बुरा रूप ले लेती है जब हम केवल उसके गलत पक्ष का उद्घाटन करते हैं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, यानी उनके बारे में जान जाते हैं, और उसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है और समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ तो सही है, लेकिन ये कब तक सही है? ये तभी सार्थक है जब ये जो समाचार पत्र और समाचार चैनल हैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई और जन कल्याण की कामना से प्रेरित होकर ये अपने काम करें। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा जैसे कि अपनी TRP बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना, यानी कि किसी के हाथों बिक जाना आदि मतलब कि ये सब होगा, तो इन कार्यक्रमों की कोई भी सार्थकता नहीं है। जब ये बिना किसी लालच के अपने समाचार छापेंगे तभी इनकी सार्थकता है, तभी इनके दोषों का पर्दाफाश करने का कोई महत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ऐसा समझते तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा इसका? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी ईमानदारी को अगर मूर्खता समझेंगे तो क्या बढ़ेगा? लोग ईमानदार बनेंगे ही नहीं और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अब देखिए आगे, सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस जो बेचारे होते हैं लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई जो है केवल डरपोक लोगों के हिस्से में है, तो इसका क्या परिणाम होगा? तानाशाही बढ़ेगी, लोगों की सच्चाई के में जो आस्था है वो खत्म हो जाएगी। अगला है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फलेंगे फूलेंगे, यानी वो धन संपत्ति वाले होंगे, उनकी खूब इज्जत होगी, तो क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? लोगों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते हैं उससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को, उनके कार्य को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश
न हो। यानी कि अगर इस समाज में ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचारी में और असत्य में, धन कमाने में, इन सब में डूबे हुए हैं, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अकारण ही किसी की मदद करते हैं, लोगों का भला सोचते हैं। तो अभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हम इसका एक शीर्षक और क्या रख सकते हैं, हम निराशा से आशा, यानी आशावादी दृष्टिकोण पैदा करने वाला शीर्षक निराशा से आशा भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो हम इनमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। तो इसके लिए हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या निराश हुआ जाए, अभी निराश होने की ज़रूरत है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा हमें, नहीं, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी समाज में अच्छाई कायम है। अगला प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हाँ जी, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, कोई भी डिंगी हाँक सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ। जब आदर्शों की राह पर कोई भी चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान न देकर अच्छाइयों की ओर ध्यान दें और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर दोबारा देखिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। और यदि हम अच्छाइयों की ओर केवल ध्यान देंगे तो हमें किसी प्रकार की फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और हमें उन अच्छाइयों पर अवश्य चलना चाहिए। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? मेरे विचार से हमारे मनीषियों ने ऐसे भारत के सपने देखे थे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में प्रेम भाव होगा, सभी एक दूसरे से भाईचारे से, प्रेम बंधुत्व से रहेंगे। भारत प्राचीन काल में विश्व के सामने आदर्श था, अतः भारतीय भविष्य में भी भारत का आदर्श रूप बनाए रखें। लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाएं तथा इसे बनाए रखें, यही सपना हमारे मनीषियों ने देखा था। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो देखिए, कैसा होना चाहिए आपके सपनों का भारत? ऐसा ही हम सभी यही चाहेंगे कि हमारा भारत ऐसा हो जिसमें सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, शिक्षित हों, संपन्न हो, ईमानदार हों। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। यहाँ भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, गरीबी तथा अशिक्षा का नामो निशान न हो। इस देश को आतंकवाद, सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों का विकास हो। देश आत्मनिर्भर और समृद्ध हो। यहाँ ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति हो कि भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। आगे है भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का ही एक प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहती हैं? जब जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह को हटाकर और का प्रयोग किया जाए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। तो आपको भी योजक चिन्ह जो है और को हटाकर योजक चिन्ह लगाना है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है, जैसे देखिए सुख दुख, सुख और दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना रोना, आते और जाते, राजा और रानी, चाचा और चाची। तो ये यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, तो आपको लिख लिए हैं। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तीन संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय, जो भी नाम आए हैं व्यक्तियों के,
जातिवाचक संज्ञा बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, यानी उनकी एक जाति सभी की। हिंदू, मुसलमान, अब हिंदू कोई भी हो सकता है, मुसलमान भी कोई भी हो सकता है, पति किसी का भी हो सकता है, पत्नी, कोई नाम स्पेशल नहीं दिया हुआ, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया आपके पाठ 7 के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।